नमस्कार। लेट्स माइक बुक मार्क में आपका स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है सुरक्षा सखी। ये सीमा हिंगोनिया जी ने लिखा है। सीमा जी एडिशनल एसपी हैं और इस तरह के जो घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ, उन सारी घटनाओं को उन्होंने कहानी के रूप में पिरोकर अपने इस पुस्तक में लिखा है। इसमें 15 कहानियां हैं। सिर्फ कहानियां नहीं हैं, उनसे जुड़ी, उन घटनाओं से जुड़ी जो कानूनी तकनीकी जानकारी है वो भी इसमें दी है। आज हम बात करेंगे सीमा जी से इसके बारे में। उन्होंने ये पुस्तक कैसे लिखी, कैसे मन में आया और किस तरह से इसका प्रसार लोगों तक, बच्चों तक, युवाओं तक कर रही हैं। बहुत स्वागत है सीमा जी आपका हमारे प्रोग्राम में। आपकी ये पुस्तक मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं से जुड़ी ज़्यादातर कहानियाँ हैं, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार से जुड़ी हुई। और इसकी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है क्योंकि महिलाएं घर में तो सुरक्षित नहीं ही थी। जो लोग कहते थे कि शिक्षित हो जाएंगी, बाहर निकलेंगी, आत्मनिर्भर होंगी तो अपने अधिकार समझेंगी और अपने लिए लड़ेंगी, लेकिन बाहर भी स्थितियाँ उनकी लड़ाई और उनकी हार देखने को मिल रही है जो उनके सापेक्ष नहीं है। उन्हीं को लेकर आपने इसमें सब लिखी हैं किताब, जानकारी, सारी तकनीकी कानूनी पहलू भी आपने इसमें उठाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें शुभकामना संदेश हमारे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक जी का है, राजीव कुमार शर्मा जी। उन्होंने बहुत आपको इस पुस्तक के लिए बधाइयाँ दी हैं और मुझे लग रहा है ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी पुस्तक है क्योंकि कहानी सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को छू रही है, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी जो आपने इसमें लिखी है, दूधो नाहो पूतो फलो जी। ये नाम से ही लग रहा है कि पूतों के ही फलने का आशीर्वाद है कि बेटे, पुरुष प्रधान और सब घर को बेटा चाहिए। जी। तो इसके साथ ये एक घुटन भी कहानी है जिसमें लड़की को घुटन ही होती है अपने परिवेश में, घर में ही घुट रही है। ये दोनों कहानियाँ एक ही सूत्र को लेकर हैं। आपके पास इस तरह के लोग आए, घटनाएं आई, या आपने देखा, पुलिस में रहते हुए देखा, कैसे आपने सोचा इस पे लिखने को? मेरे पिछले 15 साल की जो सर्विस है उसमें डे टू डे लाइफ में हमारी पब्लिक डीलिंग होती है। उसमें ये कहानियाँ क्या, ये तो वास्तविकता है, सत्यता है, समाज की सत्यता है। पूरा ये जो घटनाक्रम मैंने कहानियों के रूप में पिराया, ये कहानियाँ नहीं है बल्कि सच है। सिर्फ काल्पनिक पात्रों के रूप में हमारे सामने रोज़ ऐसा केसेस आते हैं जहाँ पर फीमेल फिटिसाइड का भी होता है, सेक्सुअली हरेसमेंट बच्चियों का घर में होता है। जितनी भी कहानियाँ वो सब समाज की डे टू डे लाइफ की कहानियाँ हैं जो हमें देखने को मिलती है हमारी सर्विस में। उनको देख के ही मैंने ये लिखी है। अब जैसे घुटन है, इसकी जो शुरुआत की ही पंक्तियाँ मैं पढ़ रही हूँ। शादी के 2 माह बाद जब सब कुछ व्यवस्थित हुआ तो एक दिन मोनू मेरे पास आकर बैठी। एक महिला है जिसकी शादी हुई है, नए घर में गई है। मोनू छोटी ननद है उसकी ना, 16 साल की है, सबकी चहेती थी, खास तौर से बीच वाले देवर की ज़्यादा। और यहीं से बात आपने पकड़ी है, बिल्कुल है ना। इसमें जो मोनू के भाभी, मैं अंदर आ जाऊँ, मैंने कहा आ जाओ मोनू, आप यदि व्यस्त नहीं हैं तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ, मैं तो बस लेटी हूँ, नींद नहीं आ रही है। यहाँ तक पढ़ने के बाद ही समझ में आ जा रहा है कि कुछ बात तो है, मोनू कुछ कहना चाह रही है, स्पेशल कुछ गंभीर कुछ कहना चाह रही है। मैं आपसे बहुत पर्सनल बात करना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है और शायद मैं बोल भी नहीं पाऊँ। अपनी भाभी से बोल रही है। जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाभी क्या माँ भी तो रही होगी घर में, ऐसा क्या है कि लड़की के साथ कुछ हो रहा है घर में और भाभी क्या उसको अपने बराबर की लग रही है, आसपास की, तो कहने का साहस हुआ? भाभी उसको ये लग सकता है कि नए जमाने की है, थोड़ी सी समझदार लग रही है, पढ़ी लिखी है भाभी, खुद पैरों पे खड़ी, आत्मनिर्भर है। जबकि माँ थोड़ी सी पीछे वाले जमाने की है, पुरातन जमाना जिसको कह सकते हैं। और हो सकता है वहाँ उसने कहने की कोशिश की, जैसा वो कहती भी है, मैंने कहने की कोशिश की पर कोई समझ नहीं पाया मेरी बात को। तो मैं वो उम्मीद करिए भाभी से कि मैं यदि इशारों में भी कहूँगी तो आप मुझे समझ जाओगे। वहाँ उसको उसमें उम्मीद नजर आ रही है भाभी में, मोनू को। तो फिर भाभी ने उसको किस तरह सहायता की है ये इसमें आपने बताया है। बिल्कुल। और
इसके साथ इसमें जो कानून है जी, उसकी भी जानकारी आपने दी बिल्कुल, है। इसमें कानून की जानकारी दी तो है। मैं चाहूंगी कि उस कानून के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सेक्सुअली क्या हरेसमेंट जो है उसमें पोक्सो कानून जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट, ये भी नया 2012 का कानून है। उसमें जेंडर न्यूट्रल है, लड़के और लड़की के साथ जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके साथ जो सेक्सुअली हरेसमेंट होता है, चाहे कहीं भी हो, कैसा भी हो, इसमें सेक्सुअली हरेसमेंट को बहुत वाइडली डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे सिर्फ बॉडी पार्ट्स को दिखाना भी सेक्सुअली हरेसमेंट हो गया। आप कुछ नहीं करे, किसी को टच भी नहीं करे, परंतु आप अपना इनर पार्ट्स को दिखा रहे हैं, एक बच्चा या बच्ची को दिखा रहे हैं, तो वो भी सेक्सुअली हरेसमेंट है। तो उस कानून को भी इसमें समझाने की कोशिश की है। इसमें टच कर रहा है एक व्यक्ति जिस पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही है, वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है और टच करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे इसके लिए पोक्सो कानून है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है लैंगिक शोषण से। वो भी बताने के साथ में कोशिश की है। सुरक्षा सखी जो यहाँ करैक्टर है वो मोनुको और मोनुको भाभी को दोनों को बताते हैं, इस कानून के बारे में बताती हैं कि कैसे आप इस कानून को प्रयोग में ले सकते हैं, कैसे आप FIR करा सकते हैं, कौन कौन सी सजा होती है, किस किस तरह से आप आगे बढ़ना है, कैसे न्याय प्रशस्त होगा। और सुरक्षा सखी नाम ही आपने शायद इसलिए दिया है कि वो ही आकर गाइड करती है कि आपको अब आगे क्या रास्ता अपनाना है जब ये चीजें आपके साथ चल रही हैं। इस पूरी किताब में हर जगह एक काउंसलर, एक गाइड के रूप में, एक कानूनी सहायक के रूप में सुरक्षा सखी, एक पुलिस अधिकारी का करैक्टर इसमें काल्पनिक पात्र डाला सभी गया। कहानियों में सभी कहानियों में वो आगे का रास्ता आगे का रास्ता दिखाती है, न्याय का रास्ता भी दिखाती है। कई बार मंजिल भी अपने चेंज करवाती है, उस मुकाम तक भी ले जाती है जहाँ तक लड़कियों को जाना चाहिए। एक बालिका वधू नाम से आपकी कहानी है। बिल्कुल। अब ये बच्ची है, ट्रेन का सफर, और वो मतलब एक छोटी बच्ची कहानी है। हाँ। तो अब इतना अच्छा लग रहा है उसके बाल मन को पढ़ के, लेकिन वो ही बच्ची अब उसकी शादी कर देते हैं। नहीं, इसमें तो कहानी मैं आपको बताती हूँ। इसमें अरुणा है बालिका वधू, तो उसकी बेटी की भी बालिका वधू की शादी करने की प्रयास किया जाता है। उसकी बहन, उसकी सास, उसके पति सब मिलके चाहते हैं कि नेहा की भी शादी जल्दी कर दी जाए, क्योंकि उनको ऐसा लड़का मिल रहा है जो उसकी बड़ी बहन के लिए भी है, मतलब उसकी, तो वो चाहते हैं कि इसको भी साथ में कर दिया जाए। परंतु यहाँ पे अरुणा स्टैंड लेती है कि नहीं, मैंने बालिका वधुओं के जो सहन किया है, जो मैं अपना करियर नहीं बना सकी, मैं पढ़ नहीं सकी, मैंने जो सहन किया वो मैं मेरी बेटी को सहन नहीं करने दूंगी। फिर वही उसको कानूनी सलाह सुरक्षा सखी देती है। फिर वो अपने पति की, उनकी सबकी काउंसलिंग करती है कि देखो, आप यदि बाल विवाह करते हैं तो ये कानून है, आप पे लागू हो सकता है, नहीं करते तो आप इसको पढ़ने दे। तो यहाँ नेहा पढ़कर डॉक्टर बनती है माँ की वजह से, एक स्टैंड करने की वजह से। अरुणा स्टैंड करती है तो नेहा डॉक्टर बनती है। बहुत ही सार्थक पॉजिटिव कहानी है। और इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का आपने इसमें पूरा दिया है। दहेज के ऊपर ये कहानी है, पराया धन। तो ये कहानी क्या है, इसमें किस तरह से आप सुरक्षा सखी आती है, क्या? बिल्कुल, यहाँ पे वही सेम ही चीज है कि लड़की को हम बचपन से जब बड़ा करते हैं तो उसकी शादी और उसके दहेज के लिए तो हम प्रयास करते हैं कि इकट्ठा करते रहें, उसको दूसरे घर भेज दें, और वो लड़की भी खुश है शादी होके, उसको भी लगता है कि ठीक है, मेरे दूसरे घर जाऊंगी, रानी बनूंगी, मेरे पास ये होगा, सब होगा। परंतु जब वहां जाती है और एकदम अलग ही दुनिया देखती है, जहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए इतना सारा दहेज देने के बाद भी जब उनकी भूख शांत नहीं होती है कि ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद में उसके साथ में हिंसात्मक व्यवहार, भावनात्मक उसको चोट पहुंचाई जाती है, फिर वो वापस घर आती है, तब बार बार उसको वापस ससुराल भेजा जाता है। नहीं, आप तो पराया धन हो, आपको तो वहाँ जाना चाहिए। फिर ऐसे में फिर सुरक्षा सखी उसके माँ बाप को भी समझाती है, उस पति को, आकाश की भी काउंसलिंग करती है कि भाई इस तरह से टॉर्चर आप नहीं कर सकते, दहेज तो लेना और देना दोनों अपराध है, अपराधी तो आप भी हो, लेने वाले भी हो, तो आप देने वाले भी हो। तो यहाँ कोशिश की है कि दहेज से मुक्त समाज बनाया जाए और लड़की को खुद दहेज बनाया जाए, खुद आत्मनिर्भर बनाया जाए, खुद उसको आगे बढ़ाया जाए। वो क्यों किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे, चाहे पति हो चाहे पिता हो, डिपेंडेंसी उसकी कहीं तो जाके खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ कानून भी दिखाया है साथ में। और दिशा आपका एक
आपकी एक और कहानी है। दिशा वही है जो जिसका बाल विवाह हो चुका था और उसको डॉक्टर बनना था, परंतु जब वो उस विवाह को एक्सेप्ट नहीं करती है, चुनौती देती है, तो समाज उसके अगेंस्ट हो जाता है। पहले तो माँ बाप होते हैं, फिर समाज होता है, फिर वो लड़के वाले अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर उनको बहिष्कार कर दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है, जाति से निकाल दिया जाता है, उसके फादर को भी टॉर्चर किया जाता है। परंतु वहीं फिर सुरक्षा सखी आती है, एक एनजीओ की महिला भी आती है, उनकी सहायता करती है, उनके विवाह को निरस्त कराया जाता है। वो उनको बताती है कि अभी आपका समय है, कब तक आप निरस्त करवा सकते हो। एक पर्टिकुलर एज होती है, 18 से 20 साल आप बड़े हो गए, अब आप 20 साल तक करवा सकते हो। लड़के के लिए थोड़ा सा 21 से 23 साल होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें समझाने का प्रयास किया है कि आप कब अपना विवाह निरस्त करा सकते हैं, बाल विवाह को कैसे निरस्त करा सकते हैं। एक और कहानी है उड़ान। जी, उड़ान आपकी जो कहानी है ये किस चीज़ को लेकर है? मतलब उड़ान घरेलू हिंसा को लेकर है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है। हम सोचते हैं कि वायलेंस सड़क पर होती है, ससुराल में होती है, घर में कोई वायलेंस नहीं होती, जबकि लड़कियों के साथ में घर में भी वायलेंस होती है। जब वो पढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, तब उसके पिता और भाई उसको आगे पढ़ने नहीं देना चाहते। साथ में वो उसी दौरान किसी लड़के को भी पसंद कर लेती है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी तरह ही इंटेलिजेंट भी है, सेंसिटिव भी है, कुछ बनना भी चाहता है। बस वो माँ बाप से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पढ़ लेने दो, पढ़ने के बाद शादी करूँगी और इसी से करूँगी। तो ऐसे में जब उसके साथ टॉर्चर होता है घर में, उसके साथ में शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक और हर तरह की होती, तब फिर वो नारी निकेतन में जाती है। नारी निकेतन उनको सुरक्षा सखी से मिलवाते हैं। फिर वो सुरक्षा सखी वापस अपना एक काउंसलर का रूप प्ले करती है। फिर उनके माँ बाप को भी समझाती है, लड़के को भी समझाती है। फिर वो लड़की और लड़का दोनों प्रोफेसर बनते हैं और फिर वो शादी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़कियां गलत होती है, बहुत जगह बहुत सही डिसीजन भी लेती है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। हमेशा हमें उनको समझना चाहिए कि हमें उनकी उड़ान को हमेशा रोकना नहीं चाहिए। उनकी उड़ान को हम पंख भी दे सकते हैं, पर उनको हमें समझाना भी पड़ेगा कि कुछ गलत ना हो जाए। हमें एक पेरेंटिंग में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। अब हम वो पहले वाली पेरेंटिंग नहीं कर सकते, अब हमें थोड़ा सा खुद को भी समझना पड़ेगा। और आपने कानून घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण, हाँ बिल्कुल, अधिनियम 2005 पूरा आपने कानून इसमें और बड़ी सरल भाषा में दिया है घरेलू हिंसा के बारे में जो भी कानून है। क्योंकि जब हम कानून के दृष्टि से देखते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो वो बड़ी जटिल होती है भाषा। उस जटिल भाषा को ही मैंने सरल करके दिया है। इसमें कानून हम खुद के, हमारे लिए खुद के लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको पढ़ना, उसको अप्लाई करना। तो मैंने कोशिश की है कि पूरे को सरल करके दिया जाए, क्योंकि आम आदमी उन चीज़ों को समझ नहीं पाता। जैसे कोर्ट में भी जो चीजें चल रही हैं, प्रोसीडिंग्स है, या पुलिस में जो लिखाई जाती है रिपोर्ट, वो समझ में नहीं आती है। बिल्कुल। तो अगर नियम और कानून जैसी चीज अगर सरलीकरण करके पुस्तक में हो तो सच में समझना आसान हो जाता है। इसी तरह आपकी ये जो कहानी है दरार, ये मुझे लग रहा है दाम्पत्य जीवन में जो दरार आते हैं उनको लेकर है। बिल्कुल, उसी को लेके है। इसी से पैरेलल लिव इन सेपरेशन भी है। दो कहानियां हमारे साथ साथ चल रही हैं। एक में जहाँ पे डिवोर्स को सही माना जाता है, क्योंकि इतने रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं, इतना सब कुछ बीच में आ गया कि वहाँ नायिका को लगता है कि डिवोर्स लेना ज़्यादा बेटर है। और हम भी ऐसी जगह में, मैं भी खुद भी सजेस्ट करती हूँ जहाँ आप सब कुछ खराब ही हो चुका है, जहाँ आप बात बात पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसका असर बच्चों पे भी पड़ता है। एक जगह तो दरार में हमने वहाँ पे डिवोर्स दिखा है। वहीं लिव इन सेपरेशन एक ऐसा कंसेप्ट है अपने हिंदू मैरिज एक्ट में, जहाँ पर यदि पति पत्नी की किसी कारण से अनबन हो गई है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है लिव इन सेपरेशन का, जुडिशरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे आप साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए अलग अलग रहते हैं। शादी आपकी खत्म नहीं होती, शादी रहती है। शादी के जितने उत्तरदायित्व हैं वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। फिर यदि आपको लगता है कि नहीं, हमें दोनों को साथ वापस मिलना है, मिल सकते हैं, संभावना है, तो वो वापस मिलते हैं। यहाँ पे दोनों वापस मिल जाते हैं। एक सुखद अंत, सुखद अंत इसमें होता है। एक में दुखद अंत है, एक में सुखद अंत है। और ये जो कहानी है डर का साया, ये तो डाइन प्रथा जो चलती है गांव में, बिल्कुल उसको लेकर है। बिल्कुल। तो इस तरह के केसेस आपके सामने आए क्या? बिल्कुल आते हैं, देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं।
अखबारों में भी आपने देखा होगा और आए भी हैं, अक्सर आते ही रहते हैं, जहाँ पे महिला को हम पता नहीं कहते हैं कि उस पर जादू टोना हो गया, उसमें भूत आ गया, उसमें पितर आ गए, उसमें डायन आ गई है, समथिंग समथिंग। हमें रूटीन लाइफ में भी ये शब्द सुनने को मिल जाता है। ये तो बहुत आगे की स्टोरी है, जहाँ पर उसको बहुत ब्रूटली मारा जाता है, पीटा जाता है, मतलब गांव से भी निकाल दिया जाता है, उसकी संपत्ति से भी निकालने की कोशिश की जाती है। तो उस पे है जहाँ पे ये सीता बोल नहीं पाती है, अकेली होती है, सीता विडो होती है, वहाँ पे कविता इनका साथ देती है और साथ में सुरक्षा सखी भी उनका साथ देती है, और वापस गांव में उसको वापस से एस्टेब्लिश करते हैं सारे के सारे मिलके। कानून इसके लिए क्या कहता है, किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करता है उसके कानून? बिल्कुल, इसमें 3-4 तरीके से अलग अलग सेक्शन में, जैसे यदि कोई इसको दुष्प्रेरण कर रहा है कि ये डायन है, कोई बोल भी रहा है, तो उस पर भी कानून अप्लाई होगा। कोई पूरा गांव यदि उसमें साथ दे रहा है, जैसे इसमें निकालने में गांव ने पूरे गांव उसको निकाल रहा है, मार रहा है, तो ऐसे में सजा पूरे गांव को भी मिलती है। अच्छा, बिल्कुल, पूरा गांव कल्प्रेट होगा। इसमें जो सेक्शंस हैं इसमें डाले गए हैं वो ऐसे हैं कि फिर जो जो उस समय मौजूद था, जो उसको मार भी रहा था, उसको गांव से निकाल भी रहा था, देख भी रहा था, छुपा भी रहा है, उनको सबको सजा होगी। मास जो पनिशमेंट होता है वो भी इसमें है। इसके अलावा रेमेडी भी है साथ में, फिजिकल रेमेडी भी है, मेडिकल रेमेडी भी है, इकोनॉमिकल भी है, मतलब सारा उसका साथ देने का भी पूरा प्रोविजन इसमें अलग अलग जगह दिया हुआ है। इनकी सारी धाराओं को आपने चित्र भी आपने दिए हैं। ये बिल्कुल, मैंने इनमें कोशिश करी है थोड़ा सा लाइव दिखाने ये वास्तविक है, ये वास्तविक चित्र है, एआई से वैसे बनाया हुआ है, पर वैसे ये वास्तविक है। पर इसको थोड़ा सा हमने इसको एआई से डेवलप किया। वैसे ये सच्ची घटना है। बिल्कुल, तो इस तरह के चित्र बाहर आ जाते हैं आज के समय, ये आ रहे हैं। बिल्कुल, आजकल वीडियो तो बनता है, हो गए हैं क्या लोग कि डायन बताकर और मार भी रहे हैं और चित्र भी ले रहे हैं, और सच्ची घटना है। बिल्कुल, लोग वीडियो तक बनाते हैं, वायरल भी होते हैं, तभी तो ये घटनाएं आती है। वरना इसमें तो किसी ने केस ही दर्ज नहीं कराया था, क्योंकि वो तो अधमरी हो चुकी थी। ये तो सुमोटो मोबाइल पे वायरल होने के बाद की घटनाएं होने के बाद पुलिस का खुद का लिया हुआ संज्ञान था। बहुत ही डरावना और बिल्कुल देखने से ही बहुत बुरा लग रहा है। एक गूंज कहानी है आपकी। ये मुझे लगता है कि कार्यस्थल पे, हाँ, क्योंकि ऑफिस और सारी चीज़ों के आपने जिक्र किया है, जो कि आज के समय बहुत चर्चा में रहती है ऐसी चीज़ें, कार्यस्थल पे शोषण, यौन शोषण। तो आपके सामने जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो उसको कैसे डील करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसी घटनाएं सामने डायरेक्ट नहीं आती। कोई भी महिला कोई कार्यस्थल पर है तो वो जब बहुत परेशान हो जाती है तब जाके तो वो कंप्लेन कराती है। डायरेक्ट उसके साथ यदि कोई शुरू में कुछ हो रहा है, फील कर रही है, तो बहुत दिन तक तो वो छुपाती है, उसको दबाती है, खुद ही परेशान हो लेती है, पर कहीं बताना नहीं चाहती। तो इसमें चांदनी की कहानी है। चांदनी भी वो कैरेक्टर है जो सोचती है कि मैं ही अपने आप ही निपट लूँ, घर पे यदि मैं बताऊंगी, और जैसे ही वो घर पे बताती है तब तो उसको विस्फोट हो जाता है। तो वो विस्फोट हो जाता है, फिर उसको भी यही कहा जाता है कि घर में बैठो। तो उस तरह की कहानी है। हालांकि कानून भी दिया है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में भी बताया है, और उसका जो बॉस उसका सेक्सुअली हरेसमेंट करना चाह रहा था, या जो प्रपोज कर रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो उससे चाहता था, कुछ गलत इरादे उसके थे, उसके लिए वो लड़ती भी है, लास्ट में उसको सजा भी करवाती है। इस कहानी में एक मोटिवेशनल कहानी है कि आपको अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा, आपको बोलना तो पड़ेगा ही। वही चीज है कि अगर नहीं बोलेंगे तो ये कानून किसी काम के नहीं है। जब तक आप इस कानून को काम ही नहीं लोगे, कानून पास आएगा। और किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। एक बार कोई उठाएगा तो दूसरी बार दूसरे की भी हिम्मत होगी उठाने की, और नहीं उठाओगे तो फिर ये इसी तरह से चलता रहेगा। एक बार आदमी को शय मिल गई कि हाँ कोई बोल नहीं रहा, तो फिर वो आज आपके साथ कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा। उसको भी तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि कुछ नहीं हुआ, चलो अब तो आगे और बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक कहानी आपने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लेकर लिखी है। हालांकि ऐसे विषय हैं जिस पे लोग सोच नहीं सकते कि कहानियां हो सकती हैं, लेकिन आपने बड़े रोचक ढंग से उनको लिखा है। बिल्कुल, हक त्याग पे है जो हाँ। मतलब हर लड़की को हक देने के पक्ष में कोई नहीं होता, परंतु उसे हक त्याग सब करवाना चाहते। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, संपत्ति भी छोड़ दो, अधिकार भी छोड़ दो। तो यहाँ पे वो सिर्फ इसलिए संघर्ष करती है कि क्यों छोड़ दो, किस लिए छोड़ दो।
जब कानून कह रहा है कि आपका हक है, मेरी मर्जी होगी तो मैं अपने आप दे दूंगी, परंतु आपके दबाव में आने से, दबाव में लाके या मुझे डरा धमका के कि आप छोड़ दो, हाँ। वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, पढ़ी लिखी लड़कियां हो गई है तो सिर्फ सामाजिक डर से या बदनामी से, जैसे कि बदनाम करा दिया जाता है, लड़कियां जैसे ही अपना हक मांगने लगती है उनको समाज में, घर में बदनाम करा दिया जाता है, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, घर आना बंद हो जाता है उनका, समाज में बुलाना बंद करवा दिया जाता है। तो यहाँ वो संघर्ष करती है कि नहीं, अधिकार तो जरूरी है। यदि मैं रुक गई, मैं पढ़ी लिखी होकर रुक गई, तो फिर अनपढ़ तो बेचारी कहाँ जाएगी? जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है, शक्ति नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पढ़ी नहीं है, तो वो तो कहाँ जाएगी? तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और आपकी कहानी प्रेम जाल, मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि आपने ये जो प्रेम के जाल बुन रहे हैं, जो चल रहे हैं, इस पर तो सबसे ज्यादा चोट करने की जरूरत है इस समय। बिल्कुल, यहाँ पे लड़कियों को बहुत समझने की जरूरत है, खासतौर से जो ग्रामीण परिवेश से आती हैं और अचानक इन जालों में फंस जाती है। तो क्या उनके पास इतनी समझ नहीं होती कि मैं किस उद्देश्य से घर छोड़कर आई? नहीं, यहाँ पे जैसे प्रेम जाल में एक लड़की है, वो ऑलरेडी वो सर्विस में आ चुकी है, उसकी नौकरी लग चुकी है, परंतु जो सामने वाला जो जाल फेंक रहा है वो शायद उससे भी ज्यादा शातिर है, इतना शातिर है कि वो उससे छुपा रहा है, उसको झांसा दे रहा है, जो कहते हैं शादी का झांसा दे रहा है। और फिर शायद इस उम्र की जो नीड होती है, इमोशनल नीड, फिजिकल नीड या सेक्सुअल नीड या जिसको भी कहें, अट्रैक्शन तो देखो ऑब्वियसली होता ही है, प्रकृति ने हमें जब बनाया है अपोजिट सेक्स में, तो वो सारी चीजें, पर यहाँ पे उस बच्चे की मासूमियत का फायदा कोई शादीशुदा व्यक्ति उठा रहा है। तो ऐसे में वो लड़की फिर उससे सपना जो है फिर कानून का सहारा लेती है। हालांकि वो खुद कानून में है, वो खुद थानेदार है इस कैरेक्टर में, परंतु अभी चूंकि आई है, एंटर ही हुई है, और वो सारी चीजें वो जानती नहीं है, उसका अनुभव ही नहीं, उसको अनुभव नहीं है इन सब, इसका भी अनुभव नहीं था कि ऐसा आदमी ऐसे भी कर सकते हैं, उसका ट्रेनी साथी उसके साथ ऐसा कर सकता, उसको अनुभव ही नहीं था। वो तो सीधे गांव से पढ़ी लिखी अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, जल्दी नौकरी लग गई, कम एज में नौकरी लग गई, परंतु जो दुनियादारी है वो तो उसने सीखी नहीं थी, परंतु फिर वो सीखती है, फिर सुरक्षा सखी उसकी मदद करती है। ऐसी जो दूसरी उलझन कहानी है, वहाँ भी लड़की गांव से निकल के शहर में आती है, पीजी में रहती है, वहीं वही लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती है, और एक विश्वास करती है लड़के पे कि हम पढ़ भी रहे हैं और साथ में आगे एक साथ नौकरी भी लगेंगे और हम शादी भी करेंगे, जैसे कि पहले की कहानी में उड़ान में सोनाली के साथ था। परंतु यहाँ उल्टा था, यहाँ सिर्फ सेक्सुअली नीड है, डिजायर्स हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है, फिजिकल रिलेशन है, कुछ नहीं है, इमोशनली कुछ नहीं है। तब फिर वो जो टूटती है, ब्रेक होती है इमोशनली, वो डिप्रेशन में आती है, तब फिर वो यहाँ पे फिर सुरक्षा सखी आके उसकी मदद करती है और उसको वापस से इतना आगे तक ले जाती है कि वो वापस से उस लड़के को दिखाती है कि मैं भी IAS बन सकती हूँ, मैं कहाँ पहुँच गई, वो उससे एक कदम आगे तक पहुँचती है। तो जरूरी नहीं है कि कानून ही सब कुछ करे, हम अपने आप को बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, अपना स्टैंड अलग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम हर चीज के लिए, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा कानून है, और उसको सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि हम ये कानून काम में ले सकते हैं। तो इतना तो हमें जानकर, तो ये कोशिश है लड़कियों को उनकी कहानियों के साथ उनके कानूनों को बताने का, एक बहुत सरल सा प्रयास है मेरा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मुझे लग रहा है कि कहानी सिर्फ आपको बांध के नहीं रखती, आपका मनोरंजन नहीं करती, बल्कि उस कहानी में जो समस्या है उसका समाधान कानूनी तरीके से इसमें दिया गया है। और ये पुस्तक मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, पढ़ने के लिए, चाहे लड़की हो, लड़के हो, माता पिता हो, सभी को पढ़ना चाहिए। लड़कों को भी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तभी होगा अपने अधिकारों का, दूसरे के अधिकारों का, और दूसरे के अधिकार हनन करते हैं तो उसकी सजा क्या है? बिल्कुल सजा का भी। मुझसे किसी ने लास्ट टाइम कहा था कि क्या आप पुरुषों के भी लिए लिखेंगी क्या, तो मैंने कहा नहीं, इसमें खुद पुरुष पात्र हैं, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बेटा हो, हर जगह पात्र पुरुष पात्र सभी, वो उससे शिक्षा ले सकते हैं, तो अलग से लिखने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर ने इसे प्रकाशित किया है, और ये पुस्तक आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, इसको अमेजन पे ये उपलब्ध है, आप इनको ऑर्डर देकर
ज़रूर मंगाएं और पढ़ें, क्योंकि आज के समय इस तरह का ज्ञान कहानी के साथ बहुत ही विरले है। थैंक यू। तो आज का हमारा ये अंक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी और रुचिकर भी होगी। जी जी, नमस्कार। नमस्ते। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks